हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के द्वारा जो एडिशनल सैम्पल पेपर रिलीज़ किया गया है बायोलॉजी सब्जेक्ट का क्लास 12 के लिए। तो उसको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के साथ। और सेक्शन ए में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्यूरिंग द पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन द जनरेटिव सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू 2 मेल गैमेट्स। ठीक है। और द प्लाइडी ऑफ जनरेटिव सेल, यानी जनरेटिव सेल का प्लॉइडी लेवल क्या होगा, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड। तो देखिए सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि जनरेटिव सेल जो होता है वो कब बनता है, मियोसिस डिवीज़न होने के बाद। और मियोसिस डिवीज़न होने के बाद जो भी सेल बनेगा वो तो हैप्लॉइड ही रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हैप्लॉइड एन, यानी हैप्लॉइड पेंडेंट को हम एन से दिखाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन हमको दे रखा है, कीवी इज़ अ डायोसिस स्पीसीज जो द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी डेफिनेटली रूल्ड आउट। रूल्ड आउट ध्यान से पढ़ना है। रूल्ड आउट का मतलब कि जो नहीं हो सकता एज अ पॉसिबल मेथड ऑफ पॉलिनेशन। तो कौन सा पॉसिबल मेथड ऑफ पॉलिनेशन है जो कि नहीं हो सकता है डायोसियस में। तो आपको पता है कि डायोसियस में सिर्फ और सिर्फ जीनोगेमी ही हो सकता है। 3 टाइप का हम पढ़ते हैं, ऑटोगेमी, जिक्नोगेमी, जीनोगेमी। जीनोगेमी का मतलब डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट। तो ये यहाँ पर डायोसिस है, यानी कि जीनोगेमी सिर्फ हो सकता है। तो कौन नहीं हो सकता है, पी, क्यू और आर नहीं हो सकता है, सिर्फ एस हो सकता है। तो पी, क्यू और आर किस में, ऑप्शन डी में। तो सेकंड का आंसर हमारे पास में हो जाएगा पी, क्यू एंड आर। ठीक है। और इसके लिए मैं आपको हिंट देना चाहूँगा कि अगर आपको ये समझ में ना आए एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन, तो हिंदी वर्जन में भी दिया रहता है क्वेश्चन। तो उसको देख के आप पहले समझ लें कि वो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, फिर उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरुण थिंक्स दैट आइडेंटिफाइंग द एग्जैक्ट mRNA सीक्वेंस फ्रॉम द प्रोटीन सीक्वेंस इज डिफिकल्ट। इज ही करेक्ट एंड वाई। क्वेश्चन के ये कह रहा है कि अरुण नाम का एक लड़का है, वो ये सोचता है कि mRNA सीक्वेंस पता करना, हमको प्रोटीन सीक्वेंस देख के उससे mRNA सीक्वेंस पता करना वो काफ़ी मुश्किल है। तो क्या ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है, आपको क्या लगता है। तो देखिए एक्चुअली में ये सही कह रहा है, क्योंकि प्रोटीन से mRNA पता करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, हम जब जेनेटिक कोड पढ़े थे तो वहाँ ये देखे थे कि जेनेटिक कोड की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो डीजेनरेट होता है। यानी कहने का तात्पर्य कि एक से ज़्यादा कोडोन एक ही प्रोटीन या एक ही अमाइनो एसिड के लिए कोड कर सकता है। तो जब एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा प्रोटीन या एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोड अगर हो सकता है, तो एक अमाइनो एसिड देख के हम पता कैसे करेंगे कौन सा कौन सा कोड वहाँ पे यूज़ हुआ है। तो इसके लिए प्रॉपर्टी क्या यूज़ होगी, द जेनेटिक कोड इज degenerate and Arun is right in saying that the identification of exact mRNA sequence is difficult. Okay, so थर्ड का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा yes, because genetic code is degenerate. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, क्रिकेट्स आर इंसेक्ट्स दैट फॉलो द एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्रिकेट मतलब बेसिकली इंसेक्ट्स जो कि एक्सो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन फॉलो करती हैं। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू रहने वाला है इस केस में, हमेशा ट्रू कौन सा स्टेटमेंट रहेगा, आइए देखते हैं। देखिए क्रिकेट में एक्सो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है, कहने का सेंस कि मेल जो होगा वो एक्सो होगा और फीमेल एक्स होगी। तो मेल जो स्पर्म रिलीज़ करेगा, हाफ ऑफ देम विल कंटेन एक्स एंड हाफ ऑफ देम विल कंटेन ओ, यानी कि कुछ भी नहीं। और फीमेल में तो एक्स रहने वाला है, तो फीमेल में तो सारे के पास एक्स ही होने वाला है, सारे ओवम के पास। तो देखिए ऑप्शन अब इसको समझना है। एग्स दैट हैव ओ क्रोमोसोम विल गिव राइज टू मेल क्रिकेट। एग्स में कभी ओ होगा ही नहीं, ठीक है। और स्पर्म में एक्स और ओ दोनों हो सकता है, ठीक है। एग्स दैट हैव एन एक्स क्रोमोसोम विल गिव राइज टू अ फीमेल क्रिकेट। जिस भी एग के पास एक्स होगा वो डेफिनेटली फीमेल क्रिकेट को जन्म देगी। क्या ये हो सकता है, तो देखिए ये हो सकता है, लेकिन ये ऑलवेज ट्रू नहीं रहेगा, क्योंकि एक्स जिनके पास एक्स क्रोमोसोम है वो फीमेल क्रिकेट को ही राइज देंगे, हमेशा ज़रूरी तो नहीं है। एक्स जिनमें एक्स क्रोमोसोम है वो उस स्पर्म से बाइंड करके जिसके पास ओ क्रोमोसोम है मेल को भी तो राइज दे सकती है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। स्पर्म दैट हैव एक्स क्रोमोसोम विल गिव राइज टू अ मेल क्रिकेट। जिस स्पर्म के पास एक्स होगा वो कभी मेल दे सकता है क्या, कभी नहीं, क्योंकि स्पर्म के पास अगर एक्स हो गया तो वापस से ओ तो कहीं से आना है नहीं, फीमेल में तो एक्स ही है, तो वहाँ से फिर फीमेल ही बनेगी। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाता है। लास्ट ऑप्शन स्पर्म दैट हैव ओ क्रोमोसोम विल गिव राइज टू मेल क्रिकेट, ये 100% करेक्ट है। जिस भी स्पर्म के पास ओ क्रोमोसोम होगा वो हमेशा ही मेल क्रिकेट को राइज देगा, क्योंकि एक स्पर्म जिसके पास ओ क्रोमोसोम है
वो किससे बाइंड करेगा, वो या तो फीमेल के एक एक्स वाले एग से बाइंड करेगा या दूसरे एग वाले से। मतलब किसी भी केस में एक्सओ टाइप का ही सेक्स डिटर्मिनेशन होने वाला है, यानी एक्सओ टाइप का जीनोटाइप ही बनने वाला है, और इसीलिए मेल क्रिकेट बनने वाला है उस स्पर्म से जिसके पास ओ क्रोमोसोम है। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे आप। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ऑयस्टर आर जनरली इधर डार्क और लाइट इन कलर। डार्क ऑयस्टर एक्सेल इन डार्क एनवायरनमेंट व्हाइल लाइट ऑयस्टर थ्राइव इन ब्राइट एनवायरनमेंट। इंटरमीडिएट कलर ऑयस्टर आर डिसएडवांटेजेस लैकिंग इफेक्टिव कैमोफ्लेज इन इधर सेटिंग विच टाइप ऑफ नेचुरल सेलेक्शन डिजीज फिनोमेना एग्जाम्पल। हमको ये बोल रहा है कि ऑयस्टर नाम का जो क्रिएचर है वो डार्क हो तो भी वो कैमोफ्लेज कर सकता है, लाइट हो तो भी कैमोफ्लेज कर सकता है, वो अलग अलग जगह पे ठीक है, लेकिन वो दोनों ही सूटेबल है। लेकिन इंटरमीडिएट जो होता है उसके पास कैमोफ्लेज करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो ये कौन सा फिनोमेना हमको दर्शा रहा है नेचुरल सिलेक्शन का। हम पढ़े थे हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में कि 3 टाइप का सिलेक्शन हो, 3 टाइप का नेचुरल सिलेक्शन होता है। डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में पीक शिफ्ट करें, स्टेबलाइजिंग, सेंटर में इंटरमीडिएट्स फॉलो होते हैं, और डिसरप्टिव, यानी कि दोनों इंटरमीडिएट्स फॉलो नहीं होते बिल्कुल भी, लेकिन दोनों पीक फेवर होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि डार्क वाला भी आ रहा है, ब्राइट वाला भी आ रहा है, यानी कि ये हो जाएगा डिसरप्टिव। ठीक है, तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डिसरप्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड अ फॉसिलाइज्ड स्केलेटन ऑफ हिमालयन क्रिएचर विद ब्रेन कैपेसिटी ऑफ मोर देन 700 cc. The structure and its associated findings also show evidence that this creature could use tools for hunting. Which stage of human evolution is this creature not from? तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ ये बकवास पढ़ना नहीं है, सिर्फ क्रेनियल कैपेसिटी से ही हम बना सकते हैं। कैसे? 700 cc क्रेनियल कैपेसिटी, चलिए याद करते हैं। ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस का काफ़ी ज़्यादा कम था, उसको कंसिडर नहीं करना। ऑस्ट्रोपिथेकस 500। उसके बाद नेक्स्ट होमो हेवेलिस 650 to 800 के आसपास, और फिर निएंडरथल मैन का 1400 होता है। तो और उसके बाद होमो इरेक्टस का 900 के अराउंड समथिंग था। तो इसमें पूछा है कि कौन सा ये क्रिएचर नहीं हो सकता है, तो देखते हैं कौन सा क्रिएचर। तो ये होमो हेवेलिस, निएंडरथल मैन, होमो इरेक्टस, ये सारे मॉडर्न हो रहे हैं, मतलब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस के ठीक इंस्टेंट के आसपास में है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसकी क्रेनियल कैपेसिटी 500 थी, यानी 700 से बहुत ही कम। तो ये जो है बेसिकली नहीं होने वाला है, तो आंसर इसका हमारा डी ही हो जाएगा, 6 का डी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर डी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस या ऑस्ट्रेलोपिथेकस। 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में पूछा, तो फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द मूवमेंट ऑफ डीएनए ऑन एग्रोजेल एंड रीजन फॉर इट। यानी एम से एजीई एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्वेश्चन है, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। देखिए तो ऑप्शन हमारे पास में कुछ इस तरह से कि मूवमेंट अक्रॉस टर्मिनल, किस टर्मिनल पे मूव करता है और किस कारण से मूव करता है, ये हमको बताना है। देखिए एक बात आपको बताते हैं हम कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, और इसीलिए ये एनोड की तरफ यानी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है। तो मूवमेंट अक्रॉस टर्मिनल में किधर जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव को पॉजिटिव कहाँ है, एक ऑप्शन क्यू है, एक ऑप्शन एस है। अब आप ये बताइए कि क्यू और एस में से कौन सा होने वाला है, चार्ज ऑन हिस्टोन की वजह से या चार्ज ऑन डीएनए की वजह से? चार्ज ऑन डीएनए की वजह से। क्यों? क्योंकि देखिए आप एक बात याद कीजिए कि एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने से पहले हम क्या सब किए थे, उससे पहले हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाले थे और प्रोटीएज वगैरह से सारा कुछ मतलब डिज़ोल्व करा दिए थे। तो वहाँ पे जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एक्शन होगा तो उस टाइम तो कुछ भी नहीं रहने वाला है, प्रोटीन वगैरह। और पहली बात कि हम जब भी इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वहाँ पे डीएनए का सिगमेंट होता है, वहाँ पे हिस्टोन विस्टोन नहीं होता है। तो चार्ज ऑन डीएनए की वजह से ही ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा एस, जो कि है ऑप्शन डी में। तो 7 का हो जाएगा डी। तो ये देखिए 7 का डी ऑप्शन है, जो कि एस नंबर है, 7 का डी है, जो कि ऐसे नेगेटिव टू पॉजिटिव ड्यू टू चार्ज ऑन डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ अ डोमिनेंट ट्रेट बीइंग एक्सप्रेस्ड इन द ऑफस्प्रिंग आफ्टर अ टेस्ट क्रॉस। यानी कि पूछ रहा है कि एक डोमिनेंट ट्रेट की कितनी मिनिमम पॉसिबिलिटी है ऑफस्प्रिंग में, टेस्ट क्रॉस के ऑफस्प्रिंग में एक्सप्रेस होने की। तो आइए इसको हम आपको करके बताते हैं। देखिए डोमिनेंट ट्रेट बोला है हमको, तो डोमिनेंट ट्रेट का मिनिमम पॉसिबिलिटी पूछा है। तो अगर पॉसिबिलिटी हम इस तरह से लेते हैं कि दोनों कैपिटल टी ले लें, तो ये मिनिमम पॉसिबिलिटी नहीं देगा, इसमें तो सारा का सारा टॉल ही हो जाएगा। तो ये 100% मिनिमम के लिए हमको लेना पड़ेगा हेट्रोजाइगस टॉल। ठीक है, और टेस्ट क्रॉस कराने के लिए स्मॉल टी। अब देखिए करते हैं क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, यानी कि ये क्या आ रहा है, टॉल जो कि डोमिनेंट है, और ये कितना है 50% ऑफ टोटल। ये पूरा 4 है, इसमें से 2 आ गया हमारे पास, ये तो 50% हो गया, यानी आंसर इसका हो जाएगा 50%। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट।
9 नंबर क्वेश्चन से क्या बोल रहा है, विच प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन विस्की आफ्टर फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के बाद कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ाते हैं, बेसिक चीज़ है डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मोर प्रिसाइजली, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज 1 इन द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नेम HIN S21 इंडिकेट। तो जब आप पढ़े होंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो आप ये देखे होंगे कि जो सबसे फर्स्ट लेटर होता है वो होता है जीनस का, सेकेंड वाला 2 लेटर होता है स्पीसीज़ का, उसके बाद जो लेटर होता है वो होता है स्ट्रेन का, और फिर जो रोमन न्यूमेरल में जो लिखा हुआ होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ द एंजाइम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन। तो 1 क्या दिखा रहा है यहाँ पे हमको, स्ट्रेन दिखा रहा है, स्ट्रेन मतलब सॉरी स्ट्रेन नहीं, मतलब उस स्ट्रेन से, इस S2 वाले पर्टिकुलर स्ट्रेन से कितने ऑर्डर ऑफ नंबर में ये एक्सट्रैक्ट हुआ है, यानी कि इट इज़ द फर्स्ट एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन S2 ऑफ बैक्टीरियम, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुमी एंड निशा सेड द फॉलोइंग अबाउट सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट्स। देखिए हाइब्रिडाइजेशन तो है, लेकिन कैसा, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे। सोमैटिक का मतलब रिलेटेड टू बॉडी सेल, नॉट रिलेटेड टू सेक्सेस, यानी कि यहाँ पे कोई भी गैमीट का फॉर्मेशन वगैरह नहीं होने वाला है। तो सुमी कहती है कि गैमीट्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। द रिजल्टेंट प्लांट दैट ग्रोज आफ्टर द फ्यूजन ऑफ सेल्स इज जेनेटिकली डिसिमिलर। जब भी फ्यूज़न ऑफ सेल्स होगा तो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होगा, डिसिमिलर होगा टू द पेरेंट प्लांट, यानी कि निशा इज़ रॉन्ग बट सुमी इज़ राइट। तो ऑप्शन देखते हैं करेक्ट कौन कौन है, तो सुमी, निशा, विशा, तो ओनली सुमी इज़ करेक्ट, ओनली सुमी विल बी करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। रूपल सेज दैट इन अ मैराइन फूड चेन वेयर द पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड द 10% रूल ऑफ एनर्जी इज नॉट एप्लीकेबल। देखिए तो रूपल कहती है कि मैराइन फूड चेन में पिरामिड ऑफ बायोमास जहाँ इन्वर्टेड होता है, आप जानते होंगे कि मैराइन फूड चेन में क्या होता है, पहले आता है हमारा सबसे ब्रॉडर लेवल पे क्या आता है, फाइटोप्लैंक्टन, फिर जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, फिर जू प्लैंक्टन उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा स्मॉल फिश, फिर उससे ज़्यादा बायोमास किसका होता है, लार्जर फिश का। ये सब आपको समझाया भी हुए हैं अपने पिछले वाली वीडियो में, उसमें आप देख सकते हैं। तो इन्वर्टेड वहाँ पे बनता है क्या, फूड पिरामिड वहाँ पे सॉरी पिरामिड ऑफ बायोमास बनता है वहाँ पे इन्वर्टेड। तो यहाँ बोला जा रहा है कि क्या ऐसी स्थिति में 10% एनर्जी वाला लॉ फॉलो नहीं होगा, क्या ऐसा है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लिंडमैन का एक लॉ था कि 10% एनर्जी हमेशा फॉलो होता है, हर फूड चेन में फॉलो होता है। तो इसीलिए ये हो जाएगा एनर्जी लेवल स्टिल गेट्स 10% ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द लोअर लेवल। और इन सब में ऐसा कुछ भी नहीं है कि देर आर मोर कंज्यूमर सो मोर एनर्जी ट्रांसफर, ना, मोर एनर्जी तो कभी ट्रांसफ़र ही नहीं होगा। बायोमास कैन नेवर बी इन्वर्टेड, ये तो साफ साफ गलत है। बायोमास का पिरामिड इन्वर्टेड होता है और देयर इज़ लोअर बायोमास प्रोड्यूसर इन दिस, ये सब नहीं होगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए 12 का ऑप्शन ए है नो, लिंडमैन्स लॉ इज़ ऑलवेज एप्लीकेबल, यानी लिंडमैन का 10% लॉ के अकॉर्डिंग हमेशा ही 10% लॉ ऑफ एनर्जी फॉलो होगी। अपन फर्दर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना 13 नंबर क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चंस हमारे सैम्पल पेपर में जो है AR टाइप है, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस। तो आइए इनको भी सॉल्व करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कोकोनट एंडोस्पर्म इज मल्टी न्यूक्लिएट थ्रू आउट इन डेवलपमेंट। तो कोकोनट एंडोस्पर्म जो होता है वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है। तो आप ये पढ़े होंगे कि जब भी एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है तो फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होने के चलते मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाता है, यानी कि ये सही है बिल्कुल। और रीज़न हमसे दिया हुआ है कि सम एंडोस्पर्म अंडरगो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ डिस्टिंक्ट सेल बाउंड्रीज। कुछ एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करते हैं विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ डिस्टिंक्ट सेल बाउंड्रीज, तो सेल बाउंड्री नहीं बनता और फर्दर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता रहता है, इसके कारण फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन जाता है। ये बिल्कुल भी सही है। आपको मैं असर्शन रीजन करने का एक अच्छा तरीका बताता हूँ कि जब भी AR का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो सबसे पहले तो अगर आपको ये पता चल पा रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है तो काफ़ी अच्छी बात है, और तो आप तो 100% करेक्ट सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर थोड़ा कन्फ्यूज़न अगर हो रहा है कि सही है गलत है या फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए कि असर्शन पढ़िए और इसके जस्ट बाद बिकॉज बोलिए, बिकॉज लगाइए, फिर रीजनिंग को साथ में ही पढ़िए, यानी असर्शन रीजन को एक ही एज अ वन स्टेटमेंट पढ़िए और इसके बीच में बिकॉज लगा के पढ़िए। अगर आपको सेंस लगता हुआ दिखे और सही स्टेटमेंट है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर सेंस बिल्कुल भी नहीं बन रहा है लेकिन सही स्टेटमेंट है तो बी हो जाएगा। बाकी तो ट्रू फॉल्स कौन सा है नहीं है इससे तो आप सीधी पता कर ही सकते हैं। तो 13 नंबर का ऑप्शन ए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, DNA लाइगेज इज़ नॉट यूज्ड इन PCR। PCR में DNA लाइगेज का यूज़ नहीं होता है क्या?
पीसीआर में डीएनए लाइगेज का यूज़ बिल्कुल नहीं होता है। पीसीआर में करना क्या है, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करना है, तो डीएनए लाइगेज काहे को लगाएंगे वहाँ पे। नेक्स्ट, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन द एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए बाय पीसीआर। ये भी सही है, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट तो बनता ही नहीं है डीएनए में पीसीआर के द्वारा, तो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट नहीं बनेगा तो फिर हमको यहाँ पे नहीं लगेगा लाइगेज। तो देखिए दोनों ही सही लग रहा है। अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखिए डीएनए लाइगेज इज़ नॉट यूज्ड इन पीसीआर बिकॉज ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन द एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए बाय पीसीआर। ये काफ़ी सेंसफुल लग रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट 14 नंबर को। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, यानी दोनों ही सही है और ए को एक्सप्लेन कर रहा है आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। Assertion says to promote sustainability while minimizing waste, it is recommended to reuse needles up to 2 times for a same person. मिनिमाइज वेस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि नीडल को 2 बार यूज़ करें। ये कभी नहीं होता है। जब भी सिरिंजेस का यूज़ होगा सिंगल टाइम यूज़ होगा। सिंगल टाइम यूज़ के लिए वो होता है डिस्पोजेबल होता है। स्टरलाइजेशन ऑफ नीडल्स एलिमिनेट्स ऑल द पैथोजन एंड इंश्योर सेफ्टी। क्या ऐसा है? तो ऐसा बिल्कुल है। तो यानी कि असर्शन इज़ रॉन्ग बट रीज़न इज़ ट्रू, तो ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग बट आर इज़ ट्रू, यानी कि हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट फॉर 15 नंबर क्वेश्चन। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सेज assertion says nuclear DNA extracted from a cell is visible to the naked eye but unstained plasmid DNA running in an agarose gel is not। न्यूक्लियर डीएनए जो होता है वो नेकेड आई को विजिबल होता है लेकिन अनस्टेन्ड प्लाज्मिड विजिबल नहीं होता। क्या ऐसा है? तो ऐसा बिल्कुल है, सही है, क्योंकि न्यूक्लियर डीएनए का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो ये विजिबल टू नेकेड आई होता है, लेकिन जनरली दिखाई नहीं पड़ता वो उतनी आसानी से भी। और रीज़न कह रहा है कि प्लाज्मिड डीएनए इज़ ट्रांसपेरेंट बट न्यूक्लियर डीएनए इज़ नॉट। ऐसा कुछ भी नहीं है, डीएनए जो होगा सारे की प्रॉपर्टी सेम होगी और कोई ट्रांसपेरेंट है कोई ट्रांसपेरेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 16। ओके, आई होप आप ये सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब सेक्शन बी से हमारा 2 मार्कर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है और आइए आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं सेक्शन बी से क्वेश्चन सारे। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेक्शन बी का, क्वेश्चन नंबर 17। काव्या सेज दैट प्लेसेंटा प्रोड्यूसेस रिलैक्सिन विच प्लेज अ क्रूशियल रोल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इज शी करेक्ट? नेम 2 अदर हार्मोन सेक्रेटेड बाय प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आंसर है कि शी इज़ रॉन्ग, वो गलत है, क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी के लेटर फेजेस में ओवरी एक हार्मोन रिलीज़ करता है, इसको रिलैक्सिन बोलते हैं, ना कि प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा कभी भी रिलैक्सिन रिलीज़ नहीं करता, प्लेसेंटा 4 हार्मोन ही रिलीज़ करता है, एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्लेसेंटा सिक्रेट करता है एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये 4 चीज़ हो गई यहाँ पे। ये हमको बोला था प्लेसेंटा का सिक्रेशन बताने के लिए, तो वो हम बता चुके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि थैलेसीमिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर दैट कॉजेज एनेमिक कंडीशंस इन एन इंडिविजुअल। ब्लड स्मीयर फ्रॉम अ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल शोज ब्लड सेल्स दैट आर स्मॉल पेल एंड इरेगुलर शेप्ड अलोंग विद नॉर्मल आरबीसीज। तो कह रहा है कि थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जो कि एनेमिक कंडीशन को कॉज करता है और हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल से एक ब्लड स्मीयर को लिया गया तो ये देखा गया कि स्मॉल पेल और इरेगुलरी शेप के नॉर्मल आरबीसीज बन रहा है। तो हमको बताना है कि जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होने वाला है कैरियर मदर और थैलेसीमिक फादर के केस में, और थैलेसीमिक एलील जो है वो क्या कोडोमिनेंस शो करता है, उसको जस्टिफाई करें। तो आइए आपको समझाते हैं कि थैलेसीमिया के केस में क्या होता है। देखिए ये थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, यानी रिसेसिव कंडीशन में ही ये एक्सप्रेस हो पाएगा। और क्या बोला गया था कि मदर जो है वो हेटेरोजाइगस है, यानी कि ये कुछ केस होगा मदर के लिए और फादर के लिए होगा ये, क्योंकि फादर क्या है, फादर डिजीज्ड कंडीशन में है। अब हमको पूछा था कि इसमें क्या जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो रहने वाला है। आइए क्रॉस करा देते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। देखिए जीनोटाइपिक रेशियो ए वर्सेस स्मॉल ए का रेशियो 1:1 है। और आप ये देखिए कि फिनोटाइपिक रेशियो भी यही रहने वाला है, ताकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव की स्थिति में जीनोटाइपिक रेशियो अगर हम लिखें तो ये क्या हो जाने वाला है 1:1। फिनोटाइपिक भी यही होने वाला है। फिनोटाइपिक किस चीज़ का, फिनोटाइपिक रेशियो जो होगा वो किस चीज़ का होगा, तो फिनोटाइपिक रेशियो होगा कैरियर वर्सेस डिजीज्ड का, इनका रेशियो ये होने वाला। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। हमसे इसके बी पार्ट में पूछा था क्या ये कोडोमिनेंस शो करता है, तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि दोनों टाइप के प्रोटीन्स विजिबल है ब्लड में, इसलिए थैलेसीमिया इज शोइंग कोडोमिनेंस। या फिर ये भी कह सकते हैं आरबीसी का दोनों टाइप ही विजिबल है, दोनों टाइप का प्रोटीन ही दिख रहा है,
और इसीलिए ये कोडोमिनेंस शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास में एक्सप्लेन एनी 2 रीजंस दैट वाई ट्रीटमेंट ऑफ एड्स इज ओनली पार्शली इफेक्टिव। एड्स पार्शली इफेक्टिव क्यों है, ये हमको 2 रीज़न के साथ बताना है। आइए इसको देखते हैं क्या होता है इसका। देखिए, तो 2 जो रीज़न्स हैं जिसके कारण एड्स पार्शली इफेक्टिव। पहला रीज़न ये है कि HIV जो है रेट्रोवायरल इन्फेक्शन है, रेट्रोवायरस के कारण होता है, जो कि फ्रीक्वेंट म्यूटेशन कर जाता है, यानी कि जल्दी जल्दी म्यूटेट ही कर रहा है। तो उसका कोई RNA स्पेसिफिक सीक्वेंस तो पता नहीं रहेगा जिसके अगेंस्ट हमको एंटीबॉडी बनाना है या फिर मेडिकेशन करना है, तो इसलिए ये पार्शियल इफेक्ट होता है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न कि HIV जो है डिस्ट्रॉय करता है TS सेल को, इसके कारण इम्यून डिफिशिएंट हो जाता है पर्सन, और इसके कारण वो स्मॉल इन्फेक्शन को भी बियर नहीं कर पाता, और बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसी कारण से हम इसका परमानेंट क्योर नहीं कर सकते। अब भाई इतना ज़्यादा इम्यून डिफिशिएंट हो गया है कि वो छोटे छोटे इन्फेक्शन को भी नहीं बेयर कर पा रहा है, हम उसका ट्रीटमेंट करें या फिर पूरे HIV का ट्रीटमेंट करें, तो पार्शियल इफेक्टिव इसीलिए होता है। तो ये हम देख चुके हैं 19 नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Rati wants to grow a variant of lactobacillus species in a bioreactor. Lactobacillus is an anaerobic bacterium commonly used as starter culture for dairy products. Showing below is the bioreactor shared in laboratory. लेबोरेटरी में इसको लैक्टोबैसिलस ग्रो करने के लिए एक बायोरिएक्टर मिला है, और जो कि एनारोबिक स्पीसीज़ है। तो इसमें क्या चीज़ हमको देखना है और फिर आंसर करना है। पहला है 1 कंपोनेंट बताना है जो कि नहीं प्रेजेंट होना चाहिए थे इस रिएक्टर में, जो कि लैक्टोबैसिलस स्पीसीज़ के ग्रोथ के लिए, कल्चर के लिए हम लाए हैं यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे क्या बोला है, देखिए कि ये जो लैक्टोबैसिलस है वो एनारोबिक बैक्टीरियम है, साथ में यहाँ पे एयर का पंप भी दे दिया है। तो यही कंपोनेंट है जो नहीं होना चाहिए था। सो वी विल राइट आवर आंसर एज air component should not have been present there because lactobacillus is an anaerobic microbe and it will grow only in the absence of air. Explain 2 quantities that the sensor in the bioreactor should monitor. 2 ऐसी क्वांटिटी बताइए जो मॉनिटर होनी चाहिए यहाँ पे। तो 2 नहीं, 2 3 4 हैं। टेम्परेचर, pH, ऑक्सीजन। मतलब आप बोलेंगे ऑक्सीजन क्यों, यहाँ पे तो ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं। तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी को हम मॉनिटर करेंगे कि ऑक्सीजन नहीं हो यहाँ पे, कहने का सेंस ये है मेरा, ठीक है। तो टेम्परेचर, pH, ऑक्सीजन और एजिटेटिंग सिस्टम, कांस्टेंट मिक्सिंग, इस सब टाइप का। लेकिन क्वांटिटीज़ बोला तो 2 ही, टेम्परेचर, pH और O2 की अवेलेबिलिटी वगैरह को लिख देंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसका आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर है एयर सप्लाई शुड नॉट बी प्रेजेंट देयर बिकॉज लैक्टोबैसिलस स्पीसीज आर एनारोबिक एंड डोंट नीड एयर। सेकंड में है 2 क्वांटिटीज़ जो होनी चाहिए वो टेम्परेचर, pH, O2 कंट्रोल सिस्टम, ये सब होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है कि ये एक फूड चेन है, नीचे दिए वो फॉलन लीफ से मिलिपेडिस, फंगाई, अर्थवर्म, सॉइल। मिलिपेडिस के हार्ड एक्सोस्केलेटन होते हैं, इसकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट है लीव्स से। तो सारे कंडीशन को सेम मान के चलना है, तो कौन सा स्टेप जो है वो स्लोअर होगा A to B एंड B to C में। A से B जाने में और B से C जाने में कौन सा स्टेप स्लो होगा, ये बताना। नेक्स्ट है व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन दिस फूड चेन। इस फूड चेन में एनर्जी फ्लो का क्या डायरेक्शन रहने वाला है, ये हमको बताना है। देखिए, यहाँ पे हमको एक चीज़ ध्यान देना है कि फॉलन लीफ के अंदर क्या होता है, सेलुलोज। मिलिपेड्स के अंदर क्या होता है, हार्ड एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन किस चीज़ का बना होता है आपको पता होगा, काइटिन का बेसिकली बना होता है। वैसे उतना अगर हम नहीं भी जाए तो हार्ड एक्सोस्केलेटन बोल रहे हैं, यानी ऑब्वियसली फॉलन लीफ में जो सेलुलोज है उससे तो हार्ड ही होने वाला है। तो फॉलन लीफ को ये डिकम्पोज करेगा मिलिपेडिस, और मिलिपेडिस के हार्ड एक्सोस्केलेटन को डिकम्पोज करेगा फंगाई। तो आपको क्या लगता है, जो हार्ड एक्सोस्केलेटन है उसका डिकम्पोजिशन स्लो होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू लीफ, ठीक है। तो ए बी विल बी फास्टर एज कम्पेयर टू BC, यानी कहने का सेंस कि BC स्टेप विल बी स्लोअर इन दिस केस। वाई, तो वाई का आंसर भी कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज सिंस फॉलन लीफ कंटेन ओनली सेलुलोज and millipedes contain hard exoskeleton that is in the form of chitin, so the decomposition of chitin will be much slower than that of cellulose. Okay, so moving forward, next question, what is the direction of flow of energy in this food chain। देखिए, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी की अगर बात करें वो तो हमेशा लोअर टू हायर ट्रॉफिक लेवल ही होता है, यानी A to B to C to D will be okay, so this is the correct path for flow of energy in this food chain। So now moving to और वाला section, A part is saying that a coral reef can be regarded as ecosystem mentioned 2 reasons why। कहने का सेंस ये है कि कोई भी इकोसिस्टम की 2 क्राइटेरिया बताने हैं। मतलब इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है यार, CBSE में बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता, पूछा वही जाता है जो सिलेबस में होता है, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन आने की वजह से हमको पता ही नहीं चलता क्या लिखना है। पूछा गया कोरल रीफ को हम इकोसिस्टम क्यों बोल सकते हैं, अब 2 रीज़न बताना है। तो 2 रीज़न हम ये बताएंगे कि इकोसिस्टम का 2 प्रॉपर्टी क्या है जो कोरल रीफ में प्रेजेंट है। पहला ये कि इट इज़ सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट, और दूसरा ये कि इट कंटेन बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बस ये 2 लिख देंगे, काम हो जाएगा। B इज सेइंग नेट NPP इज़ इतना, GBP इज़ इतना, कैलकुलेट R।
फॉर्मूला पढ़े थे GPP इक्वल टू NPP प्लस R, यानी कि R इक्वल टू GPP माइनस NPP, 4000 माइनस 2000 हो जाएगा। ये देखिए 21 नंबर का आंसर है ए पार्ट का। येस, कोरल रीफ इज रिगार्डेड एज एन इकोसिस्टम बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। कोरल रीफ इज सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट, और वही नेक्स्ट वाला जो हम आपको बताए थे कि इट कंटेन्स बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट एंड फर्दर इंट्रैक्शन। NPP वाला भी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। ये आपका 21 नंबर हो गया। सेक्शन सी की ओर, ये हम सेक्शन बी को ही कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन सी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं अब। 22 नंबर क्वेश्चन है सबसे पहला सेक्शन सी का। ये कह रहा है अ बायोलॉजिस्ट सी द फॉलोइंग सेल इन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमिफेरस ट्यूब्यूल एंड इट्स सराउंडिंग टिश्यूज एंड काउंट्स द नंबर ऑफ वेरियस काइंड ऑफ सेल्स। एक बायोलॉजिस्ट सेमिफेरस ट्यूब्यूल के क्रॉस सेक्शन में देखता है और हर टाइप के सेल्स को काउंट करता है, और वो ये पाता है कि स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, लेडिंग सेल, सर्टोली सेल, स्पर्मेटोगोनियम, दीज आर द टाइप ऑफ सेल आइडेंटिफाइड बाय दैट बायोलॉजिस्ट। तो फ्रॉम दिस सेल्स वी हैव टू आइडेंटिफाई दोज सेल्स। ऑप्शन ए में है, पार्ट ए है दैट आर डिप्लॉयड। इन सारे में डिप्लॉयड कौन कौन सा है? दैट कैन प्रोड्यूस हार्मोन एंड देयर नेम्स। वो सेल्स जो हार्मोन प्रोड्यूस कर सकते हैं और उन हार्मोन्स के नाम भी लिखने हैं। तो ये कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। डिप्लॉयड की बात करें तो देखिए स्पर्मेटोजोआ हैप्लॉयड होता है, नहीं होगा। स्पर्मेटिड नहीं होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा। सेकेंडरी नहीं होगा। लेडिंग होगा। सर्टोली होगा। स्पर्मेटोगोनियम होगा। यानी 4 हमको दिखे हैं, प्राइमरी, लेडिंग, सर्टोली और स्पर्मेटोगोनियम। और हार्मोन कौन इसमें से रिलीज़ कर सकता है बताइए? इंटरस्टिशियल या लेडिक सेल। कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, उसी को बोलते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा डिप्लॉयड सेल में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, लेडिंग, सर्टोली, स्पर्मेटोगोनियम, और लेडिक सेल कैन प्रोड्यूस हार्मोन, दिस हार्मोन्स आर एंड्रोजन। ये हमारा हो गया इसका कंप्लीट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अ कपल इज ट्राइंग टू कंसीव एंड स्टार्ट अ फैमिली। वुमेन्स पीरियड इज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट ऑन इतना, व्हाट वाज द एस्टिमेट डेट ऑफ ओवुलेशन फॉर प्रीवियस साइकिल। यानी कि वुमेन की पीरियड स्टार्ट होनी है जुलाई 19 को, तो ओवुलेशन कब हुई होगी ये बताना है। कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। देखिए जब भी वुमेन की पीरियड स्टार्ट होनी होगी उससे 14 डे पहले ले लेंगे, क्योंकि हम देखे हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 डेज़ की ड्यूरेशन का होता है, और 28 डेज़ की ड्यूरेशन में 14 डेज़ पर ओवुलेशन होता है और 14 डेज़ उसके ओवुलेशन के बाद होता है। यानी इससे अगर इस टाइम पे पीरियड स्टार्ट होने हैं तो इससे 14 डे बैक चले जाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा ओवुलेशन का टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का पार्ट बी। नेम द 4 इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव हार्मोन एंड स्टेट वेदर लेवल्स विल बी हाई और लो इन डेट मेंशन इन ए। ए में कौन सा डेट मेंशन किए थे? वो डेट जब ओवुलेशन हुआ था, यानी कि 14th डे। ठीक है, और इसमें 4 रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स लिखना है। तो 4 रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कौन कौन से हैं? LH, FSH, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। और LH में अब आपको याद होगा कि ओवुलेशन के टाइम पे FSH और LH इन दोनों का लेवल काफ़ी हाई होता है। एस्ट्रोजन भी हाई होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन लो होता है। LH के हाई होने को, LH के पीक को हम बोलते हैं LH सर्ज। तो ये हो गया 23 नंबर का आंसर। ठीक है, एस्टिमेटेड डे ऑफ ओवुलेशन कैसे काउंट करेंगे? स्टार्ट ऑफ पीरियड माइनस 14 डेज। तो 19 जुलाई 2019 माइनस 14 कर देंगे तो 5 जुलाई 2019 हो जाएगा। और जो 4 रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं वो हैं FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जिन तीनों का लेवल हाई रहने वाला है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो रहने वाला है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओवुलेशन। ये हमारा 23 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट एज पार्ट ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART, क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ ब्लास्टोमी विद काउंट ऑफ लेस देन 8 सेल्स एंड मोर देन 8 सेल्स। अगर लेस देन 8 सेल्स हुआ यानी इसको क्या बोलेंगे? मोरूला। और मोर देन 8 सेल्स हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, और इसका डेस्टिनेशन क्या होने वाला है? तो 8 सेल से कम होता है तो इसको बेसिकली हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं, जहाँ पे क्या होता है फैलोपियन ट्यूब में वो वापस वहाँ जाके प्रोलिफरेट और करता है, फिर जाके वो इम्प्लांट होता है। लेकिन 8 सेल से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम डायरेक्टली यूट्रस में ही ट्रांसफ़र करते हैं, यानी IUT फेवर करेंगे। और पूछा है कि व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड ट्रांसफरिंग टू डेस्टिनेशन आइडेंटिफाइड इन ए में जो हम ऐसा किए कि हम 8 से लेस वालों को डालें फैलोपियन ट्यूब में और 8 से ज़्यादा वालों को डालें यूट्रस में। ऐसा क्यों किए? तो ऐसा इसलिए किए क्योंकि यूट्रस में डालने के पीछे कारण ये है कि 8 से ज़्यादा सेल्स होगा तो वो कैपेबल होगा इम्प्लांटेशन के, और सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन का चांस बनता है यहाँ पे। लेकिन 8 से कम सेल्स अगर है वो इतना मैच्योर नहीं है कि वो इम्प्लांट हो पाए सक्सेसफुली, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसको फैलोपियन ट्यूब में डालें ताकि वो प्रोलिफरेट करे फिर जाके इम्प्लांट हो। ठीक है, और ऑप्शन सी इज सेइंग, पार्ट सी इज सेइंग व्हाट टेक्निक्स आर यूज टू ट्रांसफर द ब्लास्टोमी टू डेस्टिनेशन आइडेंटिफाइड इन ए। तो ए में जो 8 से लेस वाले को डालेंगे वो डालेंगे विद द हेल्प ऑफ ZIFT, ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, और 8 से ज़्यादा वाले को IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। ये होगा 24 नंबर का आंसर।
ये आप देख लीजिए, ब्लास्टोमी में अप टू 8 सेल्स आर ट्रांसफर टू फैलोपियन ट्यूब और मोर देन 8 सेल्स यूट्रस, ये बता दिया आपको। नेक्स्ट बी का है कि एम्ब्रियो विद अप टू 8 सेल स्टेज इज नॉट सफिशिएंटली मैच्योर फॉर इट्स इम्प्लांटेशन, बट विथ ग्रेटर देन 8 सेल स्टेज देयर विल बी मोस्ट प्रोबेबिलिटी दैट इट विल अंडरगो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन। ये हो गया सेकंड का। और 8 सेल्स वाले के लिए जिफ्ट और उसके लिए आयु, ठीक है। ये हो गया 24 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें उनको बोला है कि 4 फिनोमेना बताएं जिसमें हार्डी-विनबर्ग अप्लाई नहीं होता है। और दूसरा है कि एक पॉपुलेशन है 100 इंडिविजुअल का जिसमें अलील ए की फ्रीक्वेंसी 0.3, स्मॉल ए की है 0.7 और हेट्रोजाइगस जीनोटाइप दिखा रहा है वो 0.49। क्या ये हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को फॉलो करता है? जस्टिफाई करना है, तो आइए ये क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। देखिए, जेनेटिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कॉमन है आजकल के टॉपिक्स में। और सबसे पहले हमसे ये पूछा था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-विनबर्ग, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-विनबर्ग पहले देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-विनबर्ग को आपको पूरा याद ही करा देता हूँ मैं अभी। इसका ट्रिक है कि 3G मॉडर्न नेटवर्क ये है। अब देखिए 3G मॉडर्न नेटवर्क, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, ये पांचों के पांचों फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हार्डी-विनबर्ग को। ये आपको याद कर लेना है, इसमें से कोई भी 3, 2, 4 जितना भी पूछे वो लगा लेना है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट हमारा ये कह रहा है कि अलील कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी 0.73 सॉरी अलील स्मॉल ए की 0.7 और हेट्रोजाइगस की बोला है हमको, हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 0.49। पूछा है क्या ये पॉपुलेशन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है? आइए देखते हैं। हार्डी-विनबर्ग क्या बोलता है? p² + 2p³ + q² = 1, जहाँ पे p² इज़ द allelic frequencies of this, 2pq is allelic frequencies of this and q² is allelic frequencies of this। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमको दे रखा है 0.49। आइए कैलकुलेट करके देखते हैं। 2 टाइम्स ऑफ p इज़ द allelic frequencies of कैपिटल ए, q इज़ द allelic frequencies of स्मॉल ए, तो 2 टाइम्स ऑफ allelic frequency of कैपिटल A is 0.3, allelic frequency of small a is 0.7, it will give us 7 3 are 21, 2 are 42 and 2 times decimal 0.42। ये तो इतना ही आया, लेकिन हमको दिया है 0.49, यानी कि दिस पॉपुलेशन इज़ नॉट इन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। अगर हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में होता तो allelic frequency 2pq की ये 0.42 आनी चाहिए, ना कि 0.49। सो वी विल से दैट द गिवन पॉपुलेशन इज़ नॉट इन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम बिकॉज द allelic frequency of heterozygous is not defined by Hardy-Weinberg equilibrium binomial expression of p + q the whole square। ठीक है, ये आप देख लीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन इज सेइंग स्टेट वेदर इच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू फॉल्स है ये भी बताना है, जस्टिफाई भी करना है क्यों ऐसा हुआ। फर्स्ट इज सेइंग फ्लॉक्स रिड्यूस द पॉल्यूशन ऑफ इन वाटर बाय इंक्रीजिंग BOD। इंक्रीजिंग वर्ड पे फोकस करना है, इंक्रीजिंग इज BOD, इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग इज BOD। ये फॉल्स हो गया। वाई इट इज़ फॉल्स? बिकॉज वी विल से this is false because flocks reduce its BOD by feeding upon the organic matter present in it and it does not increases, right? So next part देख। Question number B, mycorrhiza is a type of parasitic relationship in which only plant benefit from fungi। mycorrhiza क्या एक parasitic relationship है जिसमें सिर्फ plant benefit करता है, तो ये भी क्या है? फॉल्स। क्यों? क्योंकि माइकोरिजा इज नॉट अ टाइप ऑफ पैरासिटिक रिलेशन, रादर इट इज़ अ टाइप ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट इन विच both are benefited, not only one is benefited, both are benefited। So answer will be false because mycorrhiza is a symbiotic association of fungi and roots of higher plants in which both the species are benefited। This is the right answer। 27, erythropoietin is a glycoprotein hormone that is otherwise naturally produced kidney, however this does not happen in the chronic release in kidney। Poietin is a hormone
एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस सेलुलर कल्चर, यानी कि बेसिकली ये पूरा बकवास पढ़ने के बाद ये पता चलेगा कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हमको एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाना है। एरिथ्रोपोइटिन अल्फा नाम का जो ह्यूमन जीन होता है, ह्यूमन एरिथ्रोपोइटिन होता है, इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से बनाना है, जो कि नामाल्वा सेल्स में कल्चर किया जाएगा और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताना है जो कि ह्यूमन एरिथ्रोपोइटिन कल्चर में बनाना है। इसके लिए तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है बताते हैं आपको। सबसे पहले कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से कट करना है प्लाज्मिड को। कौन सा प्लाज्मिड यूज करेंगे? रेट्रोवायरस, ये यूज़ कर सकते हैं, डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस। और जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाएंगे, फिर डीएनए लाइज की सहायता से उसको जोड़ेंगे, आरडीएनए बनाएंगे, उसको एंटर कराएंगे होस्ट में, फिर वहाँ पे जीन एक्सप्रेशन होगा, वहाँ से प्रोटीन निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कराएंगे, फिल्ट्रेशन होगा, ये सब मतलब वो सब कर देना है। ये है। चलते हैं 27 के और वाले क्वेश्चन पे। Many genetic disorder can be detected using single cell from an embryo. This is help in planning the child's health care in advance and in some cases even treating the disorder which the baby is still in womb. यानी कि एडवांस में हमको पूरा पहले ही पता चल जाएगा कि क्या उसकी हेल्थ केयर कंडीशन है। हम चाहे तो उनके एक सिंगल सेल से भी पता कर सकते हैं। तो एक बायोटेक्नोलॉजी का टेक्निक बतानी है जिसको इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है और एक रीज़न भी देना है अपने आंसर के सपोर्ट में। तो एक जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर है वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR is one such technique to determine the disorder. It is used to amplify the DNA fragments and the disease is diagnosed. तो DNA फ्रैगमेंट्स को बेसिकली एम्पलीफाई करके डायग्नोज किया जाता है कि क्या एबनॉर्मलिटी या क्या डिजीज कंडीशन हो सकता है बेबी में, और उसको फीटल स्टेज में डायग्नोज कर लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा कैन द टेक्निक आइडेंटिफाइड ए कैन बी यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ RNA वायरसेस जस्टिफाई। क्या RNA वायरस यानी रेट्रोवायरस के प्रेजेंस को ये क्या डिटेक्ट कर सकता है? इसका आंसर भी है येस, कर सकता है। और आप पूछेंगे कैसे कर सकता है, तो सेम ही आंसर है। इट इज़ यूज टू एम्पलीफाई द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एंड वी कैन फाइंड द इन्फेक्शन ऑफ RNA वायरस। दैट्स इट। इसमें बस इतना ही कर रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक स्टडी बनानी है हमको अंटार्कटिका एशिया के बीच में स्पेसिस रिलेशनशिप के तहत, और पैरामीटर दे रखा है ये। अंटार्कटिका का एरिया ये है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ये है, वाई इंटरसेप्ट ये है, एशिया का ये है। कैलकुलेट करना है स्पेसिस रिचनेस का, और ए के बेसिस पर यानी कि ये जो ए हम कैलकुलेट करेंगे किस कॉन्टिनेंट में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, क्यों होगी, ये पता करना। एक तरह से न्यूमेरिकल टाइप का हो गया बायोलॉजी में। तो बेसिकली कुछ नहीं, सॉल्व कर लेते हैं इसको, बहुत ही ईजी है। तो देखिए मुझे तो एग्जैक्ट फार्मूला याद नहीं है, लेकिन चलिए करते हैं ट्राई। एक फार्मूला मुझे याद है कि log S इक्वल टू log A प्लस Z log C होता है यहाँ पे, प्लस Z log A ये होता है। तो यहाँ से अगर देखें तो S इक्वल टू C A की पावर Z, हाँ ये फार्मूला ग्राफ में इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया। तो इससे हमको बताना S क्या है, स्पेसीज रिचनेस, C क्या है कांस्टेंट, या फिर वाई इंटरसेप्ट इसको बोल देते हैं। ऐसे ग्राफ बनता है तो इसको बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को C बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा वाई इंटरसेप्ट, A क्या है एरिया, Z रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। देख लेते हैं एक बार। एरिया दे रखा है अंटार्कटिका का 14×6, रिग्रेशन कोएफिशिएंट Z की वैल्यू है 1 दोनों ही केसेस में। वाई इंटरसेप्ट अंटार्कटिका का 5 है, एशिया का 10 है, और इसका ये लिख लेते हैं डेटा। तो ये हम डेटा लिख लिए क्वेश्चन को देख के। अब देखिए, अब इसमें S निकालना है। S इक्वल टू C A की पावर Z होता है। C कितना है, अरे यार C की वैल्यू यहाँ पे 5 है, C की वैल्यू यहाँ पे 5 है। हाँ, अब देखिए C कितना है 5, A कितना है 14×6, और A की पावर Z यानी 1, यानी कि बेसिकली न्यूमेरिकल को सिंपल रखने के लिए ऐसा किया गया है। 17×10⁶ यानी 7×7 ये हो जाएगा स्पेसिफिक रिचनेस, और इसका यूनिट उसमें है बुक में, वो देख के हम कर लेंगे सॉल्व। इसमें देखिए एशिया के लिए करेंगे S इक्वल टू C A की पावर Z, और C है 10, A है 44×6, और Z तो 1 ही है, तो 44×7, और इसको सिंप्लीफाई करें तो 10⁸ इतना हो जाएगा। देखिए इसको ऐसे ही रहने देते, 44 ही रहने देते हैं। अब देखिए ये है अंटार्कटिका का, ये है एशिया का। तो देखिए किस में ज़्यादा आपको दिख रहा है, ये ज़्यादा है, यानी एशिया का
स्पेसीज रिचनेस ज़्यादा है, स्पेसीज रिचनेस एशिया में ज़्यादा है, यानी वी विल से दैट एशिया हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एशिया में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। सो बेस्ड ऑन ए, एशिया विल हैव ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी एंड वाई, एंड बिकॉज एशिया हैड हायर नंबर ऑफ, Asia had what higher number of species richness, therefore we will say that Asia will have greater biodiversity। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ेंगे जो कि हमारा रहने वाला है सेक्शन नंबर डी, जिसमें कि आने वाला है कौन सा क्वेश्चन, केस स्टडी। तो हम एंटर कर चुके हैं सेक्शन डी में। केस स्टडी में पहला क्वेश्चन है, ये क्लोनिंग वेक्टर Z है, ये एक नया कोई क्लोनिंग वेक्टर है, हमारे सिलेबस का नहीं है, और कमला इसको यूज़ करके रिकॉम्बिनेंट DNA बनाना चाहती है इसके अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की सहायता से। इस वेक्टर में 3 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट है, SCA1, HIM3 एंड EcoR1। रेस्ट्रिक्शन साइट सेम एंजाइम पे भी प्रेजेंट है जीन इंटरेस्ट में, और 2 ORI सीक्वेंसेस यहाँ पे, एक इसको अलाउ करता है ई कोलाई में रेप्लिकेट करने के लिए, दूसरा अलाउ करता है इसको ज़ाइगोमोसिस मोबिलिस में रेप्लिकेट करने के लिए। इसके अलावा वेक्टर में 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी है, एक है टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट, दूसरा है क्लोरामफेनिकोल के अगेंस्ट। अब ये सब हम जान लिए कि क्या इसके बारे में कथा कहानी है। क्वेश्चन ए हमसे पूछ रहा है, what is the advantage of having 2 ORI sequences in the same vector? Give a situation in which this would be particularly useful। ए का आंसर हो जाएगा, एडवांटेज ऑफ 2 ORI सीक्वेंसेज इन सेम वेक्टर हेल्प द वेक्टर टू रेप्लिकेट इन बोथ द होस्ट, यानी कि 2 होस्ट जो है उन दोनों में ही रेप्लिकेट करने में हेल्प करेगा जो ये जो 2 ORI सीक्वेंस हैं ये चीज़। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए एक चीज़ और है यहाँ पे, और करके अगर वेक्टर का हम कट लगाते हैं HIM3 से, तो कॉलोनी जो ग्रो कर रही होती है एक मीडियम में, टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम, उसमें क्या होता है डेफिनेटली, देखिए HIM3 यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पर ही प्रेजेंट है, यानी कि अगर यहाँ पर हम कट लगाते हैं और इंसर्ट करते हैं तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट डेफिनेटली लूज हो जाता, यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट होता उसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं होता। तो अगर उसको हम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं होता और उसको टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो कराते तो रिकॉम्बिनेंट तो पक्का मर जाता, बचता जो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट होता। तो इसका आंसर हो जाएगा विल डेफिनेटली कंटेन द नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट विच ऑफ द 3 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वुड बी सूटेबल फॉर इंसर्शन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट, गिव टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग रेस्ट्रिक्शन चूजन बाय यू। ये जो 3 हमको यहाँ पे दिया है, SCAL1, HIM3, EcoR1, तीनों में से कौन सा बेस्ट होगा चूजन इनमें चूज़ करने के लिए, वो हमको देखना है। आपको याद दिलाना चाहूँगा एक प्रॉपर्टी जिसमें कि हम वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करते हैं जिसका सबसे कम नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट्स हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर एक से ज़्यादा साइट होगा तो वो तो फ्रैगमेंट कर देगा ना, फ्रैगमेंटेड कर देगा, टुकड़ों में बांट देगा, फिर जीन क्लोनिंग की प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। इसलिए हम ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को चूज़ करेंगे जिसका साइट एक ही होना चाहिए। देखिए HIM3 का यहाँ भी है, यहाँ भी है, नहीं होगा। SCAL1 यहाँ भी है, नहीं होगा। एक चीज़ यहाँ पे है, EcoR1 सिर्फ और सिर्फ एक साइट है, ठीक है। और आप बोलेंगे ये भी है, तो ये EcoRI है, यानी इकोलाई में रेप्लिकेट करने के लिए जो चाहिए यहाँ पे, जो कोड चाहिए वो है यहाँ पे। EcoR1 यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, तो इसका आंसर होगा कि EcoR1 यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे तो देखिए बताते हैं। EcoR1 इज़ द बेस्ट रेस्ट्रिक्शन साइट। क्यों? 2 एडवांटेजेस इनके हैं। There is only one restriction site of the enzyme, so it will cleave at only one place. Only this will not complicate the process of gene cloning. यानी कि एक ही restriction site होने की वजह से एक ही जगह कट लगाए, इसके कारण जीन क्लोनिंग की प्रोसेस कॉम्प्लिकेट नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये कि since it is located on the chloramphenicol resistant gene, therefore recombinant के पास इसका रेसिस्टेंस नहीं होगा, और क्लोरामफेनिकोल का रेसिस्टेंस होगा नहीं, तो ये इंसर्शनल इनएक्टिवेशन शो करेगा। यानी कि इसका यूज़ करके इट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट नॉन रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट्स, ये चीज़ कर सकते हैं। अब सी नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक डिसएडवांटेज बताओ, उन दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ नहीं किए, इसका एक डिसएडवांटेज बताओ जो कि हम बी में चूज़ नहीं किए। तो क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? यही कि अगर इन दोनों में से कोई भी यूज़ करते तो ज़्यादा फ्रैगमेंट बन जाता और जीन क्लोनिंग की प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो जाती। सो वी विल राइट आवर आंसर एज of the 2 restriction enzymes that we were not taking, the 2 restriction enzymes had more than one sequence, more than one restriction sites, therefore they would have cut the DNA into many fragments and thus have completed the process of gene cloning. So we would not use those type of restriction enzymes. ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, प्रेडेटर वर्सेस प्रे, इसका ग्राफ दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि ये जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है इसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है। पहला है व्हाट इज़ द लाइकली कॉज फॉर पैटर्न सीन इन प्रे एंड प्रेडेटर पॉपुलेशन थ्रू द ईयर्स, इसके बीच में किस टाइप का पैटर्न देखा गया है ये हमको बताना है।
देखिए इसका आंसर होगा दिस पैटर्न इज ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन प्रेडेटर एंड प्रे विच इज़ कॉल्ड प्रेडेशन। प्रेडेटर और प्रे के बीच में इंट्रैक्शन जो होता है वो प्रेडेशन होता है। इसमें एक को हार्म होता है, एक को लॉस होता है। एक को हार्म होता है, दूसरे को बेनिफिट होता है। देयरफॉर व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ प्रे डिक्रीजेज देन पॉपुलेशन ऑफ प्रे आल्सो डिक्रीजेज, एंड व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ प्रे इंक्रीजेज देन पॉपुलेशन ऑफ प्रेडेटर आल्सो इंक्रीजेज। ये हो जाएगा इसका। बी में बोला है हाइपोथेटिकली ऑल द प्रेडेटर्स ऑफ द फॉरेस्ट बिकम एक्सटिंक्ट व्हाट वुड हैपन टू द वेजिटेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो वेजिटेशन विल ग्रो रैपिडली। ये इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं रॉकेट साइंस, तो वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेगा। और फाइनली जब लास्ट में ग्रो करेगा तो प्रेडेटर चूँकि रिमूव हो गया है तो प्रे बचा है, तो प्रे क्या करेगा, ओवर एक्सप्लॉइट करेगा उन ग्रासेस को। तो ओवर एक्सप्लॉइट करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब वहाँ पे फॉरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा। और क्वेश्चन सी है कंसिडर सिचुएशन में अनदर सिमिलर स्पीसीज ऑफ प्रेडेटर इमाइग्रेट्स टू द फॉरेस्ट, यानी एक प्रेडेटर वैसा ही आ जाता है। तो क्या होने वाला है टाइम के साथ और क्यों होने वाला है? तो देखिए दोनों ही प्रेडेटर हैं, तो यहाँ पे दोनों के बीच कंपटीशन होने वाला है। और कंपटीशन होने से क्या होगा, आपको याद होगा गॉस का एक प्रिंसिपल, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो उसमें क्या होता है कि कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर स्पीसीज विल बी कम्प्लीटली वाइप्ड आउट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज। यहाँ पे यही होगा, द प्रेडेटर विच विल बी कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर विल रिमूव दोज हु विल बी कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर। और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट और करके हमको दिया हुआ है जुगलोन एक केमिकल है जो कि मोस्ट पार्ट ऑफ ब्लैक वॉलनट के आसपास पाया जाता है। ये सॉइल में लीच कर जाता है और जब भी प्लांट गिरता है तो इसके कारण बहुत सारे प्लांट की डेथ हो जाती है जो कि उसके आसपास ग्रो कर रहा होता है। तो इस इकोलॉजिकल इंटरेक्शन को आप क्या नाम देंगे और जस्टिफिकेशन दीजिए इसका। तो देखिए यहाँ पे चूँकि एक स्पीसीज़ को हार्म हो रहा है जो कि उसके आसपास ग्रो कर रही है, लेकिन ब्लैक वॉलनट को कुछ फ़ायदा वगैरह नहीं हो रहा है। तो अमेंसलिज्म विल बी फाउंड बिटवीन ब्लैक वॉलनट एंड अदर प्लांट्स। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक वॉलनट इज़ नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड बट अदर प्लांट्स गेट हार्म। ये चीज़ इसकी आंसर हो जाएगी। और सेक्शन ई जो कि हमारा लास्ट सेक्शन है उसको डिस्कस करते हैं जल्दी से। 31 नंबर क्वेश्चन में से पूछा है कि अमे एंड ललिता आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड विद ललिता बीइंग इन हिज सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी और नो नोन कॉम्प्लिकेशंस। अमेज फैमिली हैज़ हिस्ट्री ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड ललिताज फैमिली हैज़ हिस्ट्री ऑफ डाउन सिंड्रोम। तो कंसर्न है कि बेबी के पास कोई भी डिजीज़ आ सकती है। तो इसके लिए क्वेश्चन 1 सजेस्ट एंड एक्सप्लेन अ वे ऑफ टेस्टिंग देयर बॉडी इज एट रिस्क एट एनी डिजॉर्डर्स विच इज़। क्वेश्चन बी अगर कोई एक या दो डिजीज़ हो जाती है इस बेबी को जो कि रिस्क करता है मदर के हेल्थ को, तो एक पॉसिबल आपको वे बताना इसके जो इनको कंसिडर करना चाहिए। ऑप्शन सी क्वेश्चन सी इज़ द प्रोसेस मेंशन्ड इन बी, यानी कि बी में जो हम जो प्रेफर कर रहे हैं उनको, क्या वो ललिता के लिए इस स्टेज पर सेफ़ है, जस्टिफिकेशन देना है। डी नंबर किस कंडीशंस में इस बी में जो हम मेंशन किए हैं प्रोसेस को उसको इलीगल माना जाएगा, ये बताएं। देखिए क्रोमोसोमल एबरेशन को मेज़र करने के लिए सबसे जो हमारा मेथड होता है वो होता है एमनियोसेंटेसिस, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल के उसमें से क्रोमोसोमल स्टडीज़ की जाती है और पता किया जाता है इसमें कोई क्रोमोसोमल एबरेटरी तो नहीं है। और दूसरा है हमारे पास में कि वैसा केस होता है इन केस ऑफ सच जेनेटिक एबरेशंस, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ posing threat to the baby, they should consider the option of medical termination of pregnancy, that is MTP। इनको MTP को प्रेफर करना चाहिए क्योंकि MTP जो होता है वो वहाँ पे फिर हेल्प कर सकता है रिमूवल करने में। और पूछा है नेक्स्ट कि क्या वो सेफ़ है, तो येस शी इज़ 2 मंथ प्रेगनेंट एंड MTP इज़ सेफ अप टू 12 वीक्स यानी 3 मंथ्स यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ये सेफ़ होता है कम्प्लीटली। नेक्स्ट वाला हमसे पूछा है किस कंडीशन में अम्नियोसेंटेसिस या MTP को एबनॉर्मल माना जाएगा। एबनॉर्मल यानी कहने का सेंस कि इसको इलीगल माना जाएगा। तो जब भी इसका यूज़ हम सेक्स डिटरमाइन करने के लिए करते हैं या फिर इसका यूज़ हम करते हैं फीमेल फिटिसाइड में, इसको इलीगल माना जाता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। 32 नंबर क्वेश्चन हमको एक पेडिग्री दे रखा है इंडिविजुअल एक्स का जो कि ऑस्कुलर एल्बिनिज़म से ग्रसित है और इसका परमानेंट विजन लॉस हो चुका है। इस पेडिग्री को देख के हमको ये आंसर करना है यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। क्वेश्चन ए हमसे बोला है ट्रेट फॉर डिजीज इज लिंक टू डैश क्रोमोसोम एंड इज़ विच, डोमिनेंट और रिसेसिव। क्वेश्चन बी है कि एक रीज़न देना है हमको ए को सपोर्ट करने के लिए। क्वेश्चन सी है कि आइडेंटिफाई द जीनोटाइप इंडिविजुअल PQRS मार्क इन द पेडिग्री। इस पेडिग्री में PQRS हमको मार्क करना है। ये पहला का आंसर है एक्स क्रोमोसोम पे लिंक्ड है और रिसेसिव है। और रिसेसिव इसलिए है क्योंकि ये बोथ मेल्स और फीमेल पे प्रेजेंट है, इसलिए एक्स लिंक्ड है। और चूँकि ये बहुत ही लार्ज फ्रैक्शन में कुछ छोटे फ्रैक्शन पे ही वो पाया जा रहा है, इसलिए रिसेसिव है।
और देखिए नेक्स्ट है पी और एस और क्यू और एस की जीनोटाइप हमको लिखनी थी, तो पी एस की जीनोटाइप हो जाएगी एक्स वाई और क्यू आर की हो जाएगी एक्स सी एक्स। देखिए पी क्यू आर एस में, पी क्यू आर और एस में यहाँ पे चूँकि ये रिसेसिव वाला केस है, तो यहाँ पे जो मेल होगा वो तो कम्प्लीटली फ्री रहने वाला है, यानी एक्स वाई होगा, पी एंड एस विल बी एक्स वाई। क्यू और आर ये दोनों कैरियर होने वाले हैं, कैरियर के लिए एक्स सी इंटू एक्स, एक्स सी एक्स, इसका भी एक्स सी एक्स ये होगा। और अब एक चीज़ आप देखिए यहाँ पे कि हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव इसको क्यों बोल रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। देखिए एक्स लिंक्ड रिसेसिव क्यों होता है। देखिए सबसे पहले हम पूरे पेडिग्री में एनालिसिस ये करते हैं कि क्या जो डिज़ीज़ है क्या वो जनरेशन को स्किप कर रही है या नहीं कर रही है। अगर स्किप कहीं भी कर जाए तो वहाँ पे हमको ये समझ लेना है कि ये जो डिज़ीज़ है वो रिसेसिव कंडीशन है, ठीक है। देखिए फर्स्ट जनरेशन में है, सेकंड में है, थर्ड में है, यहाँ पे देखिए इस जनरेशन में नहीं है लेकिन नेक्स्ट वाले में है, यानी जनरेशन जंप कर रही है, यानी ये रिसेसिव है। इतना तक क्लियर है। रिसेसिव के बाद डोमिनेंट ऑटोसोमल रिसेसिव या एक्स लिंक्ड रिसेसिव, तो इसमें भी फाइंड करने का बहुत सिंपल तरीका है। जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ होती है वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाती है, यानी मेल में होगी तो फीमेल में, फिर फीमेल से मेल, फिर फीमेल, मेल से फीमेल, फिर मेल, इस तरह से। तो यहाँ देखिए क्या ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा होगा तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा, नहीं तो वो ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। ये सब चीज़ थोड़ी बेसिक ट्रिक्स है, वो आपको सीखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर डिजीज़ कौन है, डिजीज़ कौन है यहाँ पे मेल, मेल से डिजीज़ हुई फीमेल, फीमेल से फिर हुई मेल, और इधर भी फीमेल से मेल, यानी एक क्रिस क्रॉस दिखा रहा है, यानी इसकी एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका पेडिग्री सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। और ये 32 नंबर क्वेश्चन हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है। ए में हमको बोला है कि इन तीनों सिनेरियो को एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के रूप में जज करना है आपको। फीटस रिसीविंग एंटीबॉडी फ्रॉम हिज मदर थ्रू प्लेसेंटा, तो फीटस जो एंटीबॉडी रिसीव करता है वो कैसा होता है, वो होता है पैसिव इम्यूनिटी। और कैसा, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। सेकेंड है अ पर्सन एक्सीडेंटली गेट्स कट बाय ए ब्लेड एंड लेटर रिसीव्स अ टेटनस शॉट। टेटनस शॉट में क्या होता है, टेटनस का जो इंजेक्शन लेते हैं उसमें क्या होता है, उसमें होता है वीकेंड जर्म्स, और वीकेंड जर्म्स क्या करता है अंदर जाके वहाँ पे एंटीबॉडी को रिलीज़ करवाता है बॉडी से ही, तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिव मोड ऑफ इम्यूनिटी हो जाएगा। थर्ड वन इज़ अ पर्सन रिसीव्स अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम अ डोनर हु हैव रिसीव्ड वैक्सीनेशन अगेंस्ट डिजीज, यानी एक डोनर से ब्लड लिए जो वैक्सीनेट किया गया था, यानी कि उस डोनर के पास एंटीबॉडी होगा और उस ब्लड के थ्रू एंटीबॉडी मेरे पास आ गया, यानी कहने का सेंस कि यहाँ पे भी पैसिव इम्यूनिटी मिलेगी क्योंकि वो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी का ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन ए को हम सॉल्व कर, फर्स्ट वन का है पैसिव, दूसरे का एक्टिव, तीसरे का पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि जोया इज बीटन बाय इन्फेक्टेड एनोफिलिस मॉस्किटो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग अनदर नॉन इन्फेक्टेड एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट्स जोया एंड देन बाइट्स जहीर इमीडिएटली, हाउ लाइकली इज जहीर टू गेट मलेरिया, जस्टिफाई योर आंसर। जोया को एक मच्छर काटता है इन्फेक्टेड एनोफिलिस मॉस्किटो सुबह में, और उसी दिन शाम में इस चीज़ को थोड़ा फोकस में लेके चलना है। दूसरा, नॉन इन्फेक्टेड एनोफिलिस मॉस्किटो जोया को फिर से बाइट करता है और फिर जहीर को इमीडिएटली बाइट करता है, तो जहीर के क्या चांसेस हैं कि वो मलेरिया ग्रो कर जाएगा, आंसर को जस्टिफाई करना। देखिए मलेरिया में क्या होता है कि जैसे ही मलेरियल पैरासाइट एंटर करता है तो वो कहाँ जाता है, सबसे पहले लिवर के पास हेपेटिक माइग्रेशन करता है, वहाँ से फर्दर वो कहाँ जाता है, आरबीसी में गेमिलोसाइट बनता है, गेमिटोसाइट, और उसको फिर जो एनोफिलिस मॉस्किटो होता है वो फीड करता है जैसे ही ब्लड पे, तो वो उसके गट में चला जाता है और गट में वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। गट में फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर सेलिवरी ग्लैंड में वहाँ पे स्पोरोजोइट स्टेज वहाँ पे स्टोर हो जाता है, फिर से वापस से वो मॉस्किटो दूसरे को बाइट करेगा तो उसमें वो फैल जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि ये पूरा का पूरा इन्फेक्शन का जो साइकिल होता है ना वो 3 से 5 दिन के भीतर होता है, और यहाँ केस दिया गया है कि मॉर्निंग में जोया को बाइट किया और शाम में वापस से नॉन इन्फेक्टेड वाला आके जोया को बाइट किया, यानी एक दिन में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो बी में ऐसा कुछ भी हम आंसर नहीं लिखें। इसका आंसर होगा मलेरियल इन्फेक्शन रिक्वायर्स 3 to 5 days, देयरफॉर नो इन्फेक्शन विल पास फ्रॉम द नॉन इन्फेक्टेड मॉस्किटो, हेंस जहीर इज़ नॉट लाइकली टू गेट मलेरिया, ठीक है, मतलब जहीर को मलेरिया होने के कोई चांसेस नहीं। ये हम सॉल्व कर चुके। और में दिया हुआ है हमको, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फटीग, हाई फीवर, वेट लॉस एंड हैज़ बीन ऑब्जर्विंग एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ साइज ऑफ लम्प्स यानी ट्यूमर टाइप का इन वेरियस रीजन्स ऑफ बॉडी ओवर अ शॉर्ट टाइम। एक छोटे टाइम में ही बहुत सारे जगह पे लम्प्स बन गया, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तब हुआ होगा जब ट्यूमर एक होगा लेकिन वो मेटास्टेट कर गया होगा, मेटास्टेसिस दिखा दिया होगा, जो कि मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी है मेटास्टेटिक ट्यूमर की, यूजिंग द NCERT लाइन। ऑप्शन क्वेश्चन ए बोला है हमसे
कि व्हाट कुड शी बी सफरिंग फ्रॉम, वो किस चीज़ से सफ़र कर रही होगी। मेंशन 4 वेज इन विच द डिजीज़ को कॉज होता है और 4 टेक्निक जिससे इसको डायग्नोज करते हैं। देखिए ट्यूमर बन रहा है यानी कि डिजीज़ कैंसर होगा। डिजीज़ के कॉजेज़ 4 बताने हैं, तो पहला तो ऑन्कोजेनिक वायरस हो सकता है, फिर आयनाइजिंग रेडिएशन हो सकता है, एक्सरे, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन हो सकता है, गामा रे, ये सब। जेनेटिक हिस्ट्री में हो सकता है किसी को कैंसर हुआ हो तो जीन से ही आ गया हो वैसा कोई प्रोटो ऑन्कोजीन। कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक में एक्सरे, सीटी स्कैन, बायोप्सीज। बायोप्सी में क्या करते हैं, टिश्यू कट करते हैं और डिटेक्ट करते हैं। एमआरआई स्कैन, ब्लड एनालिसिस, इस सब मेथड से हम कर सकते हैं। इस तरह से हमारी ये पूरा का पूरा सीबीएसई का एडिशनल सेट कंप्लीट होता है। आई होप ये डिस्कशन आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, बेनिफिशियल रहा होगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।